जो पूरा स्कैम ये हुआ है, ये रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा अन्य जो बैंक कर्मी थे, कहीं न कहीं उनके सहयोग से इसमें अलग-अलग मोडस ऑपरेंडी के माध्यम से पैसे निकाले गए। तो इसमें सबसे लगभग 1 वर्ष तक इसमें अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शंस, फर्जी अकाउंट ओपन करना, अवैध नेट बैंकिंग चालू करना, मोबाइल नंबर में बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट करना फर्जी तरीके से। तो ऐसे अलग-अलग इसमें अपराध हुए हैं, जिसमें कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख का फ्रॉड हुआ था। आज बात एक ऐसे बैंकिंग फ्रॉड की जिसे किसी साइबर ठग ने नहीं बल्कि बैंक में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के गिरोह ने मिलकर अंजाम दिया। फ्रॉड गिरोह ने बैंक के खाते से 2.5 करोड़ की रकम उड़ा दी और उपभोक्ता को भनक तक नहीं लगी। लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी, 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। न्याय की लड़ाई कितनी कठिन थी, आईटी कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस केस से बाकी उपभोक्ताओं को क्या सीख मिलती है, सब पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बैंक अधिकारियों ने किया साइबर फ्रॉड, पीड़ित के बैंक अकाउंट से उड़ाए करोड़ों रुपए। पीड़ित परिवार ने 5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। एमपी आईटी कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, दोषियों पर लगाया 2.5 करोड़ का हर्जाना। दुबई में रहने वाली अर्चना शर्मा ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बैंक कर्मियों ने अर्चना और उनके माता-पिता के फर्जी खाते खोले, उनके वास्तविक खाते से पैसे फर्जी खातों में ट्रांसफर किए और फिर 2 करोड़ से ज्यादा की रकम डकार गई। बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर ने ही सारा फर्जीवाड़ा किया। अर्चना शर्मा का परिवार एक ऐसे बैंकिंग फ्रॉड का शिकार हुआ जिसे बैंक के कर्मचारियों ने ही एक गिरोह की तरह अंजाम दिया। अब मध्य प्रदेश की आईटी कोर्ट ने 7 बैंक और एक वित्तीय कंपनी को दोषी ठहराते हुए शर्मा परिवार को 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। ये प्रदेश की किसी भी आईटी कोर्ट की ओर से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना है। अर्चना शर्मा के पिता केदारनाथ शर्मा एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे। 1990 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सुविधा के लिए एचडीएफसी बैंक की चूनाभट्टी ब्रांच में एक खाता खुलवाया। अर्चना ने बताया कि पिताजी ने मां और मेरा अकाउंट भी उसी ब्रांच में खुलवा दिया। अर्चना शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई। भोपाल में उनके बुजुर्ग माता पिता ही रहते थे। 2006 में एक दुर्घटना के बाद केदारनाथ शर्मा की याददाश्त कमजोर हो गई। ऐसे में बैंक की सीनियर सिटीजन सर्विस के तहत रिलेशनशिप मैनेजर संजय ठाकुर घर आकर बैंकिंग सेवाएं देता था। पिताजी की कमजोर याददाश्त के कारण मां ही उससे बात करती थी और कभी कभी दुबई से अर्चना भी फोन पर संपर्क में रहती थी। संजय ठाकुर ने जल्द ही परिवार का भरोसा जीत लिया। फिर उसने अर्चना को सलाह दी, आपके सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। डीमैट अकाउंट से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों को फर्जी तरीके से बदल दिया गया ताकि उन्हें ट्रांजैक्शन का अलर्ट न मिले। नेट बैंकिंग एक्टिवेशन किया। इन खातों पर चुपके से नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर दी गई, जिसका पूरा कंट्रोल धोखेबाजों के पास था और फिर फंड ट्रांसफर किए। इसके बाद डीमैट अकाउंट से म्यूचुअल फंड बेचकर पैसा पहले एचडीएफसी के खातों में लाया गया और फिर वहां से तुरंत फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। अर्चना शर्मा कहती हैं कि वो कोर्ट के फैसले से खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। इस लड़ाई का आर्थिक बोझ भी कम नहीं था और न्याय का इंतजार करते करते पिताजी का देहांत हो गया।
यशदीप चतुर्वेदी जी, इस केस में तो आपने अर्चना सही दिशा दिखाई, आपने उनको बताया कि कैसे वो अपने केस को आगे लेकर जाएं ताकि उनको हर्जाना भी मिले, मतलब उनकी जो रकम गई हो उनको वापस मिल जाए। आमतौर पर ज्यादातर कस्टमर को मालूम ही नहीं होता है कि उनको अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है। उनको पुलिस के पास जाना है, उनको किसी आईटी कोर्ट में जाना है, उनको किसी ऐसे लीगल एक्सपर्ट को पकड़ना है जो उनको राह दिखा पाए। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं कि अलग अलग प्रकार के जो साइबर फ्रॉड आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, इससे हर वर्ग पीड़ित है। आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं, शेयर मार्केट नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं, इसी प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं। तो मैं कॉमन चीज़ बताता हूं कि यदि कभी किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो सबसे पहले तो जब वो पुलिस के पास जाता है या बैंक में जाता है तो सबसे पहले उसी को लोग दोषी बना देते हैं। ये हमें ट्रेंड चेंज करना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति से कहीं ना कोई चूक इसलिए हुई है क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। किसी भी साइबर फ्रॉड का जो आधार है ना, वो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि जो अमाउंट निकलता है साइबर फ्रॉड में वो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, मतलब किसी न किसी खाते में ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो रहा है। अब दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो वो है जिसमें कस्टमर गलती से ठगी के कारण डाल देता है, और दूसरा अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन होते हैं जिसका उसको पता ही नहीं चलता, उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। दोनों ही केस में अगर हम देखें तो एक में उस बैंक की जिम्मेदारी बनती है जिस बैंक में आपका खाता है और आपके खाते से बिना आपकी जानकारी के, आपका बिना आईडी पासवर्ड या पिन शेयर किए हुए आपके खाते से रुपए निकल गए, तो जिस बैंक में आपकी जिम्मेदारी अकाउंट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो सुरक्षित करे। इसी प्रकार जैसे आजकल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं। देखिए, लगभग मैं 10-12 साल से इस कोर्ट में मैं केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के बहुत बड़े बड़े केसेस आए, पर ये जो अर्चना शर्मा जी का केस था ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, मैं ये कह सकता हूँ, लेंथी केस था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि यदि कोई भी ऐसे नियम, कोई ऐसे रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को लेकर बनाए गए हैं जिसमें किसी व्यक्ति की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, तो उसको यदि कोई संस्था हैंडल करती है, प्रोसेस करती है, तो उसके लिए जो सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं, यदि उन नियमों का वो पालन नहीं करते हैं और उनकी लापरवाही से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, रॉन्गफुल लॉस होता है, तो उसके लिए कंपनसेशन करने का प्रावधान आईटी एक्ट में सेक्शन 43A के अंतर्गत दिया गया है। तो जैसे आजकल ये इन्वेस्ट में किसी के साथ भी अगर कोई फ्रॉड होता है, जनरल साइबर फ्रॉड होता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है या शेयर ट्रेडिंग स्कैम होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, तो उसमें जो खाते हैं बेनिफिशियरी खाते जिसमें रुपए ट्रांसफर होता है वो कहीं ना कहीं फर्जी पाए जाते हैं। तो जिन बैंकों के खातों में रुपए ट्रांसफर हुए हैं, आईटी एक्ट उनके ऊपर भी एक एप्लीकेबल होता है और उनकी लायबिलिटी भी फिक्स करता है। तो यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो उसको अपनी बैंक में भी शिकायत करना चाहिए, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 3 दिन में आपको अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करना जरूरी है। यदि आपकी गलती नहीं है तो 100% लायबिलिटी बैंक की मानी जाएगी। क्या हर्जाना देने की कोई समय सीमा भी तय की गई है, कब तक पैसा मिल जाएगा? जी बिल्कुल, लगभग जो भी ऑर्डर होते हैं इस कोर्ट से उसमें 30 दिन में, इस ऑर्डर में भी 30 दिन में सभी बैंकों को ऑर्डर दिया गया है कि वो जिनके अलग अलग, चूंकि अलग अलग लायबिलिटी सबकी है, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पेमेंट गया था, तो लायबिलिटी के अनुसार 30 दिन में पेमेंट करने का ऑर्डर किया गया है। यदि वो 30 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर उस पर भी उन्हें इंटरेस्ट देना होगा। साथ में यदि वो पेमेंट नहीं करते हैं तो इसका अगला स्टेज होता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, मतलब फिर बैंक कई इस कोर्ट के द्वारा, जो आईटी एक्ट की कोर्ट है, कई मामलों में बैंकों की और टेलीकॉम कंपनियों की संपत्ति को अटैच करके पीड़ित को रिकवर कराने तक का आदेश दिया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्ट है। 6 महीने में एज पर आईटी एक्ट 6 महीने में डिसीजन देने का प्रावधान है। चतुर्वेदी जी, पहले तो आपको बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद कि आपने पीड़ित परिवार की लड़ाई लड़ी और उसको इंसाफ दिलवाया। जिस बात का जिक्र अवधेश तोमर जी कर रहे हैं, जब इस केस को आपने फॉलो किया और इसकी तह तक आप गए तो आपको क्या क्या सच्चाई मालूम चली सर? क्या संजय ठाकुर तक ही इसके तार जुड़े रहे या फिर आपने देखा कि इसमें बैंक में काम करने वाले और ऊपर के लोग भी शामिल हैं, उनका भी सहयोग था? क्या मिला आपको? हाँ, जब ये केस मेरे पास आया था तो उस वक्त फरियादी का जो एफआईआर हुई थी उसमें लगभग 90 लाख के फ्रॉड का उनको आइडिया था कि 90 लाख की धोखाधड़ी हुई है। लेकिन जब ये केस मेरे सामने आया तो मैं एज साइबर एक्सपर्ट वर्क करता हूँ और मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने पाया कि जो इसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वो लगभग 2 करोड़ 17 लाख के थे, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में निकल के आए। और इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि जो ऑपरेशन इसमें अनाधिकृत रूप से हुए हैं, एक्चुअली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में
एक विशेष कोर्ट होती है द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जहाँ पे राज्य के जो IT सेक्रेटरी रहते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ACS श्री संजय दुबे सर IAS हैं, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मामले में ऑर्डर दिया है। मैं सर का धन्यवाद देता हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये केस IT एक्ट में जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना कस्टमर की जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहले तो कस्टमर के अकाउंट में जो उसकी राशि थी, जो इंफॉर्मेशन थी, उसको बिना परमिशन के एक्सेस किया गया। फिर उसकी बिना परमिशन के उसके अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज किए गए। फिर उसमें नेट बैंकिंग एक्टिवेट करी गई। इसी बीच में जो नए अकाउंट ओपन हुए वो HDFC ही की एक दूसरी ब्रांच में हुआ, एक एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ, एक इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन हुआ। तो ये जो सभी चीज़ें ऑपरेशन है, ये कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी में आ ही नहीं सकते। रिलेशनशिप मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन इंफॉर्मेशन कस्टमर की ले सकता है, सर्विस दे सकता है, लेकिन अकाउंट अपडेट करने की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों के पास रहती है। इसी प्रकार से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी दूसरी अधिकारी के पास रहती है। अकाउंट ओपन KYC करने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी अलग अधिकारी के पास रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें, और फिर एक बैंक नहीं है इसमें, एक HDFC बैंक है, एक एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, HDFC प्रूडेंशियल है, ICICI प्रूडेंशियल है, लगभग 6 बैंक हैं। तो एक व्यक्ति 6 बैंकों में तो अधिकारी हो नहीं सकता ना। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसने, दूसरे लोगों ने उसकी मदद की जाने अनजाने में, और इस फ्रॉड को अंजाम दिया। इसमें खास बात यह है कि जब उसने फर्जी अकाउंट ओपन किए, तो फर्जी अकाउंट और सही अकाउंट में जो लेन देन हुआ, जो ट्रांजेक्शन उसने किए जानबूझकर, ताकि जो ये बुजुर्ग दंपति हैं, ये प्रूव करना इनके लिए मुश्किल हो जाए कि सही खाता कौन सा था और फर्जी खाता कौन सा था। तो ये प्रूफ ही ना हो पाए कि जो फर्जी खाते थे वो एक्चुअल में फर्जी थे। तो यहाँ जो विश्वास, कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसमें ऑर्डर में, कि जिस प्रकार की लापरवाही बैंकों द्वारा की गई है, इससे लोगों का इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा उठता है। इसलिए यहाँ बैंक की जिम्मेदारी और बन जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमारे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बैंक में सेफ है।